हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट इट्स एक्सिस। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की है उसके एक्सिस पर हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। आप ये बात जरा याद रखिए। सोलेनॉइड तो आप जानते हैं ना क्या होता है। किसी ने आपसे पूछा कि भाई सोलेनॉइड होता क्या है, तो सिंपली ऐसा मान लीजिए कि ना ऐसा कोई एक ऐसा इंसुलेटिंग पाइप ले लीजिए सिंपली, और उसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारे ऐसे टर्न्स बना दीजिए वायर के, तो दैट्स अ सोलेनॉइड सिंपली। और ये जो है यहाँ से करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट जो है बाहर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है सोलेनॉइड, कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है। दैट दैट इज सोलेनॉइड। अच्छा, अभी ये सोलेनॉइड जो है बेसिकली इसका हम लोग फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि मैं इसका सिर्फ एक आउटर कवरिंग जो है, मतलब यानी कि जो एकदम एंड टू एंड है वो बना दे रहा हूँ। तो ये जो सोलेनॉइड है मेरा, हाँ, ठीक है। इसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा मैंने बना दिया। इसको मैं लिख देता हूँ ए डैश बी डैश। ऊपर वाले को क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम रख देता हूँ ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से। अब जो है यहाँ पर मैं बीच में उसकी एक एक्सिस भी बना देता हूँ। ठीक है, सेंटर से पास होती हुई। तो ये मेरी एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर मुझे एक रैंडम पॉइंट पी चुनना है बस। तो रैंडम पॉइंट पी मैं किधर चुनूँ, चलिए इधर चुन लेता हूँ रैंडम पॉइंट पी। तो अभी रैंडम पॉइंट पी चुन लिया। अब हमें वायर सेवर्ट लॉ इस्तेमाल करने के लिए और क्या करना होता है, एक लेंथ एलिमेंट चुनना होता है। तो चलिए ये लेंथ एलिमेंट भी चुन लेते हैं। तो भैया यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है छोटा सा, जिसका नाम है डी एक्स। इट्स एन इनफाइनाइटेसिमल लेंथ एलिमेंट, बहुत ही छोटा सा लेंथ एलिमेंट है। अच्छा, लेंथ एलिमेंट जो है इसका एक एज से पी तक का जो डिस्टेंस है वो मैं लिख दे मतलब बना दे रहा हूँ। फिर वैसे ही दूसरे एज से जो पी तक का डिस्टेंस है वो बना दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन करने के बाय द वे बहुत तरीके होते हैं। तो एक तरीका मैं ये वाला बता रहा हूँ। वैसे दूसरे तरीके से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसी का आंसर निकाल सकते हैं। और वो सेकंड तरीका भी मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगा ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो रहा तो बता दूंगा। ठीक है। तो अच्छा, ये जो बीच में गैप हो गया, एंगुलर गैप, तो उसका नाम मैं डी थीटा रख देता हूँ। ठीक है ना, छोटा सा है ना, क्योंकि डी एक्स छोटा है तो एंगल भी छोटा से होगा। अच्छा, अब हमें रेफरेंस लाइन कुछ लेना पड़ेगी, है ना, रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन हम एक्सिस को ले रहे हैं, इसके हिसाब से हम जो है एंगल्स मेजर करेंगे। तो भैया ये वाला जो एंगल हो गया ना, ये थीटा एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा कहलाएगा। अच्छा, अब और मुझे अब जो सोलेनॉइड की एंटायर लेंथ है भाई उसे भी तो कवर करना है। तो मैं बी से लेके पी तक भी एक लाइन खींच लूंगा। ठीक है, एक लाइन ये हो गई। और वैसे ही पी से लेके ए तक भी एक लाइन खींच लूंगा। ठीक है, एक लाइन ये भी हो गई। ओके। तो हमारे पास ये जो है सोलेनॉइड का जो हमें मेन मैक्सिमम चीजें जो चाहिए थी वो आ चुकी हैं। अब बस खाली लेबलिंग बाकी है। तो इस लाइन तक का चलिए एंगल ले लेता हूँ थीटा वन, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि मैं जो है रेफरेंस लाइन किसे मान के चल रहा हूँ, मैं रेफरेंस लाइन जो है एक्सिस को मान के चल रहा हूँ। और फिर ये जो रहेगा ये हमारा फिर ये थीटा टू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी थीटा टू। तो याद रखिए सारी की सारी चीजें जो है वो एक्सिस से मेजर की गई हैं। स्ट्रेट वायर का जब हमने डेरिवेशन किया था, स्ट्रेट वायर का याद रखिए, स्ट्रेट वायर का तो वहां पर हमने जो है रेफरेंस लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन को लिया था। वो परपेंडिकुलर लाइन कैसे दिख रही थी आपको कुछ याद है? तो परपेंडिकुलर लाइन अगर नहीं याद है तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए, वो अच्छा वीडियो है। तो इस तरीके से जो थी परपेंडिकुलर एक लाइन थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको ओ नाम दे दिया था। अच्छा खैर, ये तो एक हो गया। अच्छा, मैं इस एज से जो है ना एक लाइन इधर भी बना देता हूँ। थोड़ा सा ये थोड़ा कैलकुलेशंस में काम आएगा, बस इसलिए से बना रहा हूँ और कुछ खास वजह नहीं है इसकी। अच्छा, यहाँ पे भी नाम कुछ तो देने पड़ेंगे ना। तो भैया ए भी तो उधर ऊपर हो गया। यहाँ पे भी मैं नाम इसको दे देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से सी, और इसको नाम देता हूँ डी। अच्छा, मुझे कैलकुलेशंस के लिए कुछ और जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ नीचे। और इसका भी नाम मैं कुछ रख देता हूँ, एन रख देता हूँ उसका नाम। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, कुछ एक नाम तो रख दीजिए। चलिए ये हो गया, ये नाम भी हमने रख दिया। अब हम आगे कैसे बढ़े? ओके, तो फिर अब हमें आगे ये करना होगा कि हमें जो है फॉर्मूला लिखना होगा। तो अब फॉर्मूला जब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम क्या इससे शुरुआत करेंगे जो वाइट सेवर्ट का लॉ है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या हम इससे शुरुआत करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा हमने एक जो कॉइल था, एक कॉइल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकाली हुई है ना। एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे कितनी थी वो निकाली हुई है। तो बेसिकली इस एलिमेंट के अंदर, ये जो एलिमेंट हमने बनाया है, ये एलिमेंट, इसके अंदर एंडैश कॉइल्स होंगे। तो एंडैश कॉइल्स की फील्ड भी हम लोग जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एंडैश कॉइल की फील्ड जो है पी पर कितनी होगी उससे हम निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है सिंपली ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो ऐड करना है तो मैं भाई एन डैश कॉइल से ऐड करूंगा। तो यानी कि सिंपली मुझे एन डैश से मल्टीप्लाई करना है एक कॉइल की फील्ड को। एक कॉइल की फील्ड कितनी होती है? तो एक कॉइल की जो मेरी फील्ड थी वो थी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू। एक कॉइल की फील्ड यही थी। तो एन डैश कॉइल की फील्ड जो रहेगी वो एन डैश से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये भी छोटी सी फील्ड है, ये कोई बड़ी फील्ड नहीं है ज्यादा, क्योंकि एंटायर सोलेनॉइड की नहीं लिया ना हमने। तो सिर्फ क्या किया कि सोलेनॉइड के एक टुकड़े के लिए, एक एलिमेंट के लिए, डीएक्स के एलिमेंट के लिए। ठीक है, सोलेनॉइड तो काफी लंबा है, उसकी तो लंबाई एल है। ठीक है, तो सोलेनॉइड के टोटल टर्न्स एन है, टोटल लेंथ एल है, हमने वो थोड़ी ना लिया है। हमने तो बेसिकली क्या किया ना, छोटा सा हिस्सा ले लिया। ठीक है, चलिए, तो ये चीज तो आप जानते हैं। अच्छा, एनीवे एन बाई एल को हम डिफाइन कर देते हैं, उसको स्मॉल एन ले लेते हैं, है ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। अच्छा, अब बेसिकली जो है एन डैश की फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? एन डैश की जो वैल्यू होगी वो ये होगी कि इट इज गोइंग टू बी एन इंटू डी एक्स। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आपने लिख दिया? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। एन अपॉन एल क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो भैया हमें तो छोटी लेंथ में चाहिए ना, तो हम उसको छोटी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे जैसे कि ऐसा हो गया ना कि 100 सेंटीमीटर में 100 टर्न्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स। तो भाई 15 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे, है ना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही वाला चक्कर यहाँ पे है। अरे बड़ा सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को
उस पर्टिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो जिस लेंथ के अंदर का आपको नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो सिंपली n इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, चलिए सर, तो आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन इंटू डी एक्स बाई टू इंटू, अच्छा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस टू थ्री बाई टू बार बार लिखना यार अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। अच्छा ये बाय द वे यहाँ पर ए क्या होगा, ए विल बी द रेडियस सिंपली, तो रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, तो हम इसे ले लेते हैं भैया ए। ठीक है, इसे हम ले लेंगे ए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, और x क्या होता है, जो एलिमेंट का डिस्टेंस होता है उसे हम x कहते हैं, तो एलिमेंट का डिस्टेंस जो है हमारा ये है। ठीक है, चलिए अगर ये डिस्टेंस लिया तो फिर r किसे चुनेंगे, इस वाली लाइन को चुनेंगे, है ना। अरे भैया r इस वाली लाइन को चुनेंगे ना। ठीक है, और अगर आपने जो है अगर x वहां तक नहीं लिया होता, यहाँ तक लिया होता आपने x, तो आप r इस वाली लाइन को चुनते, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप किधर भी ले लीजिए, मतलब बेसिकली आने वाले तो रेशियोज ही है ना, क्योंकि जब आप कुछ भी निकालेंगे कॉस साइन तो रेशियो ही आता है, अपॉन में आता है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आर लंबा है तो फिर भैया एक्स भी लंबा हो गया, आर अगर थोड़ा छोटा है तो एक्स भी छोटा हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब चीजें जरा आप उनको दिमाग से निकाल दीजिए कि इससे कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमें एक्स मालूम है, ए मालूम है, ये सारी चीजें पता है। ठीक है, तो ये सब हमको मालूम है, तो अब मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ आखिर, तो देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ना आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, अरे भैया पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हैं ना आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ये है ना, ये भैया ये तो ए है ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दूंगा, तो आर स्क्वायर जब लिखूंगा तो ये जो 3/2 ऊपर है ना मंडरा रहा है ऊपर इसके सर पे, तो वो 3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो सिर्फ 3 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब। सो इट्स गोइंग टू बी आर क्यूब, सो म्यू नॉट आई स्क्वायर एन डी एक्स बाई 2 इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो थोड़ी लाइफ आसान करने के लिए ऐसा किया है, बाकी कुछ ऐसा ये इतना ये नहीं है। अच्छा, अब जो dx है भाई उसको कैसे लिखेंगे, तो dx के लिए जो छोटू सा ट्रायंगल है उस पर ध्यान दीजिए, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना जिसका dx हाइपोटेन्यूज है, dx यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, जो 90 डिग्री एंगल है तो उसके सामने वाली साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज, वैसा। ठीक है, तो आपको पता है ना बड़ी वाली साइड, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल के अंदर। एनीवे, ये जो dx है हम इसको आखिर कैसे लिखेंगे, तो एक सेकंड, अच्छा यहाँ पर एंगल्स भी तो बनाना पड़ेंगे अंदर, सिर्फ 90 वाले से थोड़ी काम चलेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी ये एक पैरेलल लाइन है इसके साथ। ठीक है, और फिर मेरी ये हो जाती है ट्रांसवर्सल, ये हो जाती है ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल बन जाए, तो अगर ये एंगल थीटा है तो भैया ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल, समझ रहे हैं ना आप लोग, सिचुएशन समझ रहे हैं, इस तरीके से कुछ सिचुएशन है। तो अगर ये एंगल भैया आपको थीटा मिला है, तो फिर ये एंगल भी तो आपका थीटा होगा ना, इस तरीके से। ठीक है, तो दैट इज द सिचुएशन, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, एक सेकंड जस्ट मोमेंट, मैं से इरेज कर दूं ताकि थोड़ा क्लियरली सब कुछ दिख सके। ओके, तो बेसिकली ये एंगल भी छोटू सा जो एंगल है हमारा वो भी थीटा है, मैं वहाँ पे थीटा लिख देता हूँ छोटू सा। ठीक है, थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं थीटा लिखूंगा तो बेसिकली मुझे क्या है ना कि यानी कि dx निकालना है, राइट, dx निकालना है, तो मैं उसे लिख सकता हूँ साइन थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, साइन थीटा ले लूंगा तो इट विल बी सी एन अपॉन सी डी। ठीक है, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी एन अपॉन सी डी। तो एक सेकंड, एक सेकंड, सो इन ट्राइंगल, भाई उसका नाम क्या है, सी डी एंड ट्राइंगल, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी सी एन अपॉन सी डी। ठीक है, तो अब जो हमारा बेसिकली सी डी था वो डी एक्स है ना, तो साइन थीटा इज सी एन अपॉन डी एक्स। सो देयरफॉर जो डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी सी एन अपॉन साइन थीटा। अच्छा, अब डी एक्स को मुझे रिप्लेस करना ही था ना बेसिकली, क्यों डी एक्स क्यों मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, पहले मुझे ये बताइए इसका आंसर। अरे सोचिए सोचिए, बड़ा इजी है। देखो भाई, आप जब आगे के इंटीग्रेट करोगे ना, तो आप समझ रहे हो कि नीचे जो दिया हुआ आर है ना वो भी एक वेरिएबल है, और बेसिकली जो आपका ये डी एक्स है वो भी एक वेरिएबल। ध्यान से देखिए, आर भी वेरिएबल है। जब आप है ना एंगल चलाएंगे ना यहाँ से वहां, ए से बी चलाएंगे, तो आपका आर भी बदलता जाएगा, आर की भी लंबाई चेंज होगी। सोचिए आप, तो आप ए से बी इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आर भी बदलेगा। तो हम इतने सारे वेरिएबल से काम नहीं कर सकते, तो मैं आर को भी हटाऊंगा, मैं एक्स को भी हटाऊंगा, और मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल रखूंगा। और सब ऐसी सिमेट्री के लिए, जिस तरीके की सिचुएशन है उस सिमेट्री के लिए बेस्ट तो यही होगा, बेहतर तो यही होगा कि मैं थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करूं। तो इसलिए मैं डीएक्स को रिप्लेस कर रहा हूं, इस बात को समझिए। इंटीग्रेशन ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल बचाना होता है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि सीएन को भी रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा, सीएन को अगर मैं ध्यान से देखूं इस डायग्राम से, तो मुझे सीएन कैसा दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी आर्क की तरह, एक बहुत ही छोटी लाइन एक आर्क को इमिटेट कर सकती है। तो एक छोटी सी आर्क है ये, और ये क्या है हमारा, बेसिकली ये हो गया, ये रेडियस टाइप का हो गया, है ना, और ये अंदर जो है वो एंगल जैसा हो गया। तो आप लोगों ने तो बचपन में पढ़ा हुआ ही है, एस इक्वल्स टू आर थीटा, है ना, वेयर एस इज द आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, जो आर्क होती है उसकी जो लंबाई होती है उसे एस कहते हैं। तो एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है। तो यहाँ पर सी एन जो है वो क्या हो जाएगा, आर तो आर ही है और थीटा के बदले यहाँ पे डी थीटा दिया हुआ है। तो सी एन की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या हो जाएगी ना कि इट इज गोइंग टू बी आर डी थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बट सी एन इक्वल्स टू आर डी थीटा। सो देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई साइन थीटा। चलिए खैर, तो अब काफी सारी चीजें लिख दी हैं हम लोग ने, है ना। अभी भैया ये जो आर है ना, ये आर, इसको भी मुझे रिप्लेस करना है, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा ये ए स्क्वायर के साथ मिला के। अब बोले सर ए स्क्वायर के साथ मिला के क्यों, तो आप देखिए वो एक्चुअली क्या होता है ना, सब मैथमेटिशियंस करके बैठे हुए होते हैं, हमें खाली थोड़ा सा बस उनकी बातों को मानना होता है। तो अभी अगर मैं गौर से देखूं इस रेशियो को, ये जो रेशियो है हमारा, क्या रेशियो भाई, इसका नाम क्या है, ए बाई आर वाला रेशियो।
जो ए बाई आर वाला रेशियो है वो क्या होगा, अरे भाई साइन थीटा होगा ना। अगर आप ट्राइंगल कंसीडर करें, यही वाला वापस से ये वाला, ये ट्राइंगल बड़ा वाला अगर आप कंसीडर करें, तो ये जो हमारा बेसिकली साइन थीटा होगा इस ट्राइंगल के अंदर, वो होगा ए बाई आर। ठीक है, तो मैं ए बाई आर को साइन थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि मैं ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट ए बाई आर इज साइन थीटा, सो देयरफॉर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें वैल्यू जो है ना हमें पुट कर देनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये जो है बेसिकली 2 है और 3 है। तो पुट इक्वेशंस कौन सी वाली, 2 एंड 3 इन 1 है ना, 2 एंड 3 इन 1 कर देते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट फिर एन फिर आई फिर डी एक्स की जगह पे भैया क्या आ गया था हमारा, आर डी थीटा बाई साइन थीटा। तो आर डी थीटा बाई साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये जो डी एक्स की जगह पे आ गया है। और उसके अलावा क्या है, ये जो ए स्क्वायर है और नीचे का आर स्क्वायर है, अच्छा एक आर साइड में कर लीजिए। तो ए स्क्वायर है और आर स्क्वायर है, तो उसकी ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह पे मुझे लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, और नीचे जो है वो 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ था। ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया किससे, मैंने साइन स्क्वायर थीटा से। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस होंगे, है ना। तो एक साइन थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और क्या बच गया, अच्छा हाँ एक आर तो छोड़ना था ना, सॉरी मैंने एक आर छोड़ना भूल गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब है ना, तो इसलिए एक आर तो छोड़ना भूल गया, तो वो मैंने एक आर यहाँ पे छोड़ दिया है। अब मैं इस आर और इस आर को भी कैंसिल कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है डी बी इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन आई इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो देखिए अब एक ही वेरिएबल बचा है, अब ना आर रहा ना एक्स रहा। तो चलिए अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग से हमें क्या मिलेगा, डी बी इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन आई, बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब ये शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हो रही है, लिमिट डालना है ना। तो भैया हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हम एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो थीटा 1 के बाद से शुरू कर रहे हैं और थीटा 2 पे जाके खत्म कर रहे हैं, है ना। तो थीटा 1 से थीटा 2 बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हम जो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, थीटा 1 से लेके लिमिट थीटा 2 तक। तो इंटीग्रेशन करने पर बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा ना हाफ म्यू नॉट एन आई। फिर यहाँ पे जो होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो माइनस कॉस थीटा होता है ना, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट जो है वो थीटा 1 से थीटा 2 है। तो अब जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर जो है ना माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ व्हाट, हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा 1 लिखेंगे। राइट, इज इट करेक्ट, हाँ दिस इज राइट। अब जो है एक सेकंड, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। अच्छा, माइनस ऑफ माइनस होगा ना, ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1, राइट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो करते हैं बट यहाँ पे भैया माइनस दिया हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट हाफ म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ है हमें बस याद रखना है, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन क्या हम यहाँ पे रुक जाएंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रुकेंगे भाई, अरे इसके आगे स्पेशल केसेस भी तो देखना है। तो चलिए ये स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो स्पेशल केसेस के लिए मैं थोड़ा अलग पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो पहला जो स्पेशल केस मेरा होगा भैया वो क्या होगा, कि अगर सपोज के सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इफ सोलेनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का अगर मेरा सोलेनॉइड रहा, तो भैया मुझे क्या मिलेगा, थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आंख बंद करके आंसर मत दे दीजिए। थीटा 1 भैया कितना हो जाएगा, अरे थीटा 1 तो भैया 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइट रहा, मतलब सोलेनॉइड यहाँ 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 आगे आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो भैया जितना बड़ा सोलेनॉइड उतनी दूर जाएगा मेरा ये बंदा, ये जो लाइन है, अरे ये जो लाइन है ना भैया, ये लाइन अभी रास्ता चेंज करेगी ना। जब सोलेनॉइड यहाँ तक होगा तो लाइन वहां तक जाएगी, है ना, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, लाइन वहां तक जाएगी। और जब सोलेनॉइड यहाँ तक होगा तो लाइन फिर वहां तक जाएगी। तो सोलेनॉइड बढ़ते बढ़ते जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फाइनली जो है बढ़ता जाएगा इन द सेंस, मतलब ये इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। और क्योंकि हम एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस मेजर कर रहे हैं, ये एंगल छोटा 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 होते होते 0 हो जाएगा। तो एंगल जो है हमारा बिल्कुल छोटा होते होते 0 हो जाएगा। इस बात को जरा आप लोग समझिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है, ठीक है। और वैसे ही जब हमारा जो सोलेनॉइड है, हाँ, उस साइड पे भी अगर लंबा होगा, तो चलो मान लेते हैं सोलेनॉइड यहाँ तक लंबा है, तो भैया ये लाइन यहाँ तक जाएगी। सोलेनॉइड वहां तक लंबा है तो ये लाइन भैया वहां तक जाएगी। तो ये जो एंगल ना थीटा 2, ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, जब वो लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी तो, और फिर फाइनली वो कितना हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। तो भैया थीटा 1 0 है, थीटा 2 इन्फिनिटी है, या सॉरी 180 डिग्री है, याद रखना, थीटा 1 0 है, थीटा 2 180 डिग्री है। तो भैया कहीं गलती ना हो जाए, यहाँ पर ध्यान रखना, ये उससे अलग है स्ट्रेट वायर से। तो इफ सोलेनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, देन थीटा 1 इज 0 डिग्री, थीटा 2 इज पाई रेडियंस, या फिर बेसिकली से 180 डिग्री कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो 180 डिग्री ये हो गया। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, cos 0 जो है 1 होता है, cos 0 जो है 1 होता है,
और cos 180 जो है -1 होता है, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, और आप देख ही रहे हैं कि ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो बेसिकली +1 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2 हो गया, और 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है b इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन आई जो था उसमें 1 -1 आया था, तो ये ब्रैकेट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी फील्ड, सोलेनॉइड की फील्ड। सोलेनॉइड की फील्ड का ये बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया भैया एक चीज़, है ना। अब हम इसमें दूसरा क्या करेंगे कि इफ द पॉइंट इज लोकेटेड एट वन एंड, ठीक है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो वन एंड कौन सा एंड भाई? अरे तो चलिए मान लेते हैं कि राइट एंड पर है, तो सेकंड वाला जो है मतलब सोलेनॉइड तो इनफाइनाइट ही है, लेकिन पॉइंट एट राइट एंड, ठीक है, राइट एक्सट्रीम या राइट एंड बोल दीजिए, तो भैया सोलेनॉइड एक तरफ से इनफाइनाइट है, ठीक है, और यहाँ से जो है फाइनाइट है, फाइनाइट इन द सेंस इसे सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो एक एक्सट्रीम एंड पे पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट है। तो अगर पॉइंट यहाँ पर होगा, अरे तो भैया एंगल क्या होगा, आप एंगल समझ पा रहे हैं कितना होगा? तो ये वाला जो एंगल था ना, वो तो भैया मतलब जो है इन्फिनिटी पे जाके कितना हो जाएगा, सिंपली जीरो हो जाएगा। तो थीटा वन जो है वो आपका जीरो है, और ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है भैया याद आ रहा है कि नहीं, ऐसा एक एंगल भी हुआ करता था जिसको हम लोग ने थीटा टू बोला था, तो भैया वो एंगल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे इस सिचुएशन में, तो वो एंगल 90 हो गया है, तो थीटा टू इज 90 डिग्री। तो जो है जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में थीटा वन जीरो, थीटा टू 90, तो b इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस ऑफ जीरो माइनस कॉस ऑफ 90। तो थीटा वन जो है जीरो है, थीटा टू जो है वो 90 है, कॉस ऑफ 90 की वैल्यू तो शून्य होती है, जीरो होती है, और कॉस ऑफ जीरो जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ म्यू नॉट एन आई आ गई। अच्छा, अब बेसिकली सेम वैल्यू जो है ना लेफ्ट हैंड पे लोगे तो भी आएगी, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर वो भी करके दिखाई प्लीज, करके दिखाइए, तो चलिए ठीक है ना, आधे मिनट की तो बात कर देते हैं। तो सॉलिनॉइड तो भैया हमारा इनफाइनाइट ही रहा, लेकिन जो है राइट हैंड पे ना होके पॉइंट कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड पर है, वो लेफ्ट एक्सट्रीम पर है, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पर लेंगे। तो अब भैया बताइए एंगल कितने हो गए, एंगल आप अभी ध्यान लगाइए, आप ध्यान लगाइए, आप मुझे बताइए, मुझे आपसे आंसर चाहिए। तो लेफ्ट हैंड पे जब अगर एक पॉइंट को रख दिया, मतलब ये पॉइंट उठा के यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, तो भैया क्या हो जाएगा, आप जरा गौर से देखिएगा। तो अगर आप यहाँ ले आए, तो अब जो मेरा थीटा वन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू बल्कि 90 हो जाएगी, है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी 90, और जो मेरा थीटा टू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, थीटा टू की वैल्यू मेरी 180 हो जाएगी। अरे आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि सोलेनॉइड जो भैया यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा ना, अरे पॉइंट यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, तो ये जो तिरछी लाइन थी अब ये खड़ी लाइन हो गई, तो खड़ी लाइन हो गई तो बेसिकली थीटा वन जो है वो खड़ा होकर एकदम सीधा सीधा खड़ा होकर 90 डिग्री बन गया, और ये जो बंदा था ये तो पूरा लेट जाएगा, क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी तक कॉइल गया हुआ है ना, इन्फिनिटी तक सॉलिनॉइड गया हुआ है, ये लेट जाएगा। तो जब ऐसा होगा इस सिचुएशन में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर एक थीटा वन जो है 90 होगा, और थीटा टू जो है 180 होगा। सो थीटा वन इज 90 डिग्री, थीटा टू इज 180 डिग्री। तो अब जब है यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करेंगे, तो बी इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ 180। तो भैया कॉस ऑफ 180 तो -1 होता है, तो -1 कैंसिल होकर +1 हो जाएगा, और कॉस 90 जो है 0 होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो अंदर वापस से 1 बचा, तो हाफ म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, मतलब यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो ये जो चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप जो है बेसिकली फिजिक्स करते रहिए, और जो है मिलजुल कर जो है फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और ऐसे करके हम पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए अब मैं आपको ले चलना चाहता हूँ दूसरे वाले मेथड पे, ठीक है। जो दूसरा वाला मेथड है थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, तो ये वाला मेथड पसंद था, बट ठीक है, क्योंकि कुछ अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग तरीके के मेथड्स दिए होते हैं, और इंटीग्रेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, तो सीख लेने में कोई हर्ज नहीं। तो आइए हम अब दूसरा मेथड करते हैं। तो चलिए आइए मेथड नंबर 2 देखते हैं। तो बेसिकली मैं फिर से एक सोलेनॉइड बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड जो है मैंने बना दिया है। अब इसके बीच में मुझे एक्सिस वापस से बनानी है, ठीक है, ठीक है। अब एक रैंडम पॉइंट पी ले लेते हैं, ये बीच में नहीं है, ये कहीं तो है, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचना कि इसको एक्जैक्टली मैंने बीच में कहीं पे लिया हुआ है, ठीक है। और एक एलिमेंट, एक पतला सा एलिमेंट जैसा हम हमेशा लिया करते थे, तो वो dx एलिमेंट हो गया, ठीक है। और जो है मतलब ये जो एलिमेंट है इसके सेंटर से एक लाइन ले लेते हैं, और इसको r बोल देते हैं। और फिर क्या करेंगे कि कुछ एंगल्स ले लेंगे, है ना। तो एंगल्स लेने के लिए जैसे इसका नाम हम भैया थीटा रख देंगे, ओके। और ये यहाँ से इस एंगल तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या रखें, तो चलिए एक्स रख देते हैं, ओके, एक्स नाम रख दिया। और आप जानते हैं कि ये जो हाइट है भाई, ये हाइट दैट इज सिंपली ए, है ना। ए इज़ द हाइट, यानी कि रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, बेसिकली रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। चलो ये सारी चीज़ें तो हमारे समझ में आ गई हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जो है, हाँ हमें ये भी तो कवर कर रहा है ना सोलेनॉइड का बेसिकली, यानी कि ये यहाँ से एक एंड ये हो गया, और वैसे ही यहाँ से एक एंड ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम दो इसके एंड जो है, दोनों एंड सोलेनॉइड के कवर कर लेंगे। चलिए दोनों एंड कवर तो कर लिए, लेकिन अब व्हाट अबाउट द एंगल्स, एंगल्स का क्या करें। तो इस वाले तक का एंगल का जो नाम है थीटा वन रख देते हैं, और जो है इस वाले का नाम थीटा टू रख देते हैं ना। ये थोड़ा अपोजिट सेंस में है, अपोजिट सेंस में। अच्छा, अगर मैं एक और एंगल चुनना चाहूँ यहाँ से वहाँ तक,
तो मैं उससे फिर क्या कहूँगा, मुझे उससे कहना पड़ेगा पाई माइनस थीटा टू, है ना, मुझे पाई माइनस थीटा टू कहना पड़ेगा उससे। ओके ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो चलिए आइए वो देखते हैं। तो डी वी जो था वो था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एंड एन डैश बाई टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू। ठीक है, जहाँ पे एन डैश जो है वो जो एलिमेंट है ना छोटू सा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेसिकली वो है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इज दैट राइट, है ना। अब जो यहाँ ट्राइंगल दिया हुआ है इसको भी एक नाम दे देते हैं, लेट्स से कि ये जो है पॉइंट एम है। ठीक है, तो और ये पॉइंट इसका नाम दे देते हैं सी, क्योंकि यहाँ पे है ए और बी। ठीक है, तो अभी जो ट्राइंगल सी एम पी है, तो इन ट्राइंगल सी एम पी अगर हम ध्यान से देखें, ट्राइंगल सी एम पी के अंदर अगर मैं टैन थीटा निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, टैन थीटा विल बी ए बाई एक्स। ठीक है, टैन थीटा विल बी ए बाई एक्स। सो टैन थीटा विल बी ए बाई एक्स, यानी कि इसका ये मतलब हुआ x इक्वल्स टू ए बाई टेन थीटा, यानी कि x इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। तो फिर जो dx होगा मेरा वो हो जाएगा ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट, विद ऑब्वियसली माइनस साइन, राइट। तो माइनस साइन यहाँ पे होगा क्योंकि कॉट थीटा का डेरिवेटिव सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए ठीक है, तो भैया मुझे ना जो है x की वैल्यू और dx की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल चुकी है, मैं सब्स्टिट्यूट करूँ बिकॉज दैट इज द ओनली वेरिएबल हियर। सो अब मुझे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, तो आई एम गोइंग टू गेट डी बी इज इक्वल्स टू, ये क्या है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एंड एन भी है और डी एक्स की जगह पे आई एम पुटिंग ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट, एम आई करेक्ट। और जो है इसके नीचे क्या है, नीचे है टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, इज दैट करेक्ट, राइट। तो और रेज टू थ्री बाई टू। अब बेसिकली डी बी इक्वल्स टू हमारे पास ऊपर है माइनस म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू एन। अच्छा, बाय द वे ये एक क्यूब हो चुका है, एन कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, नीचे टू है। अच्छा, ये जो ए स्क्वायर है क्या मैं से कॉमन निकालूँ, हाँ, तो अगर मैं इसे कॉमन बाहर निकालता हूँ तो वो ये जो स्क्वायर होगा ना ए स्क्वायर, और ये जो रूट है ये बेसिकली है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब टू टू कैंसिल हो जाएगा और फिर वो क्यूब हो जाएगा खाली ए का, इट विल बिकम ए क्यूब, तो टू ए क्यूब हो जाएगा, अंदर बचेगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इट इज बेसिकली कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, आप जानते हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा के कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और फिर आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है वो कैंसिल होकर वो कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे ऊपर का एक क्यूब और नीचे का एक क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डी बी इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट आई एन कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई टू कोसेक क्यूब थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर वाला पार्ट और ये जो क्यूब का है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक कोसेक थीटा बचेगा नीचे। तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा डी बी इक्वल्स टू माइनस हाफ म्यू नॉट एन आई, और जो है कोसेक थीटा जो होता है ना, वन अपॉन कोसेक थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा और फिर डी थीटा। ठीक है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी माइनस हाफ म्यू नॉट एन आई, और जो साइन का इंटीग्रेशन आता है ना, साइन का इंटीग्रेशन करके तो हमें वो मिलता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो माइनस कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर जो लिमिट हमारी लगेगी, अच्छा अब लिमिट देखिएगा भला कहाँ से कहाँ तक है, तो जो हमारी लिमिट है अगर आप ध्यान से देखें तो ये वायर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये वायर जो एंगल से शुरू हो रहा है उस एंगल का नाम है भैया थीटा वन, तो थीटा वन से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ जाके हो रहा है भैया, कहाँ जाके खत्म हो रहा है, सो पाई माइनस थीटा टू पे जाके खत्म हो रहा है, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस लाइन है ना, इसको रेफरेंस लाइन, तो एंगल इसी के हिसाब से मेजर किए जाएंगे, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि पाई माइनस थीटा टू पे जाएगा। तो लिमिट जो है हमारी वो थीटा वन से शुरू के पाई माइनस थीटा टू तक गई है। सो आई होप आपको ये बेसिक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अभी ये जो है मतलब माइनस हाफ म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ थीटा था ना, तो माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा टू आ जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करके माइनस कॉस ऑफ थीटा वन आ जाएगा, है ना, इसी तरीके से होगा कि नहीं होगा भाई, हो जाएगा। तो माइनस हाफ म्यू नॉट एन आई। अच्छा, अब व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो ये कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है ना, तो देखो अगर 180 माइनस रहेगा या फिर 360 माइनस रहेगा तो समझ जाने का कि वो सेम ही आने वाला है, मतलब कॉस का कॉस आने वाला है, साइन का साइन आने वाला है, तो इतना तो तय है कि भैया कॉस थीटा टू आने वाला है, क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा टू आने वाला है, लेकिन भैया प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अच्छा, 180 माइनस थीटा एंगल अगर देखा जाए
तो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको तो वो चीज पता ही है, ऑल सिल्वर टी कप्स है ना, ये तो सभी ने बचपन में पढ़ रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस वॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो भैया नेगेटिव में आंसर आएगा। तो एक माइनस बाहर पहले से ही था, और अब आपको क्या आ रहा है, माइनस कॉस ऑफ थीटा टू आ रहा है ना। अरे इसकी वैल्यू भैया क्या आ रही है आपको, माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया कॉस ऑफ थीटा वन। चलो खैर गुड। तो अब आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हाफ म्यू नॉट एन आई हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस कॉस ऑफ थीटा टू। दैट्स इट। एक सेकंड, अब इसको एक और चीज समझते हैं। तो अब ये जो माइनस साइन आया है, बेसिकली ऊपर वाले में तो हमें ऐसे कुछ माइनस साइन नहीं आया था, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे थीटा का सेंस और वहाँ पे थीटा का सेंस डिफरेंट था, और वैसे भी पिछले वाले डेरिवेशन में, मतलब पिछले वाले मेथड में बेसिकली यहाँ पर माइनस था और हमें तो प्लस आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल का सेंस वही, आंसर वही आने वाला है। ये जो माइनस आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर इन द सेंस बेसिकली बी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें प्लस माइनस आ जाए तो उसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू खाली देखनी है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, तो बी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट इज सिंपली हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस ऑफ थीटा वन प्लस कॉस ऑफ थीटा टू। अब चलिए आइए इसके स्पेशल केसेस इसमें से देख लेते हैं, देखते हैं कि ऊपर के स्पेशल केसेस से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी स्पेशल केस क्या होगा इसके अंदर कि भाई अगर यानी कि ऐसा हो जाए कि सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट, अगर सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट अगर हो जाए, तो भैया हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा थीटा वन और थीटा टू को देखिए। तो सोलेनॉइड अगर इनफाइनाइट हो गया, तो ये लाइन ऐसे 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 जाके फाइनली इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए थीटा टू की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। और व्हाट अबाउट द थीटा वन, आप देख सकते हैं कि जो थीटा वन है उसकी वैल्यू भी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा वन की जो वैल्यू है वो भी जीरो हो जाने वाली है, थीटा वन की वैल्यू ये भी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये लाइन भी ऐसे 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 करके चलेगी, ठीक है। तो थीटा वन भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो थीटा वन थीटा टू दोनों जीरो है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू जीरो। तो कॉस जीरो भी वन होता है, यहाँ पे दूसरा कॉस जीरो भी वन होता है, तो वो वन और वन मिलकर टू हो जाएगा। अब देख सकते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये नीचे का टू और ऊपर का टू कैंसिल हो जाने वाला है। तो देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है पिछली बार की तरह, है ना। तो इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, वही सेम ही आ रहा है। इसका एक सेकंड केस देख लेते हैं, जैसे ऊपर देखा था। तो मान लेते हैं कि हम कोई एक लेट से के राइट एंड पर हैं, राइट एक्सट्रीम पर हैं सोलेनॉइड के। तो मतलब सोलेनॉइड तो इनफाइनाइट ही है, बट पॉइंट ऑन दी राइट, ठीक है, राइट एंड है। तो अगर हम राइट एंड पे चले जाएं तो सोलेनॉइड कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अभी जो हमारा थीटा टू का जो एंगल है, थीटा टू का जो हमारा एंगल है बेसिकली वो हो जाएगा हमारा माइनस 90 का एंगल कह दीजिए उसे, है ना। आप चाहें तो देखिए, क्योंकि ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है, तो आप उसे माइनस 90 कह सकते हैं। और जो हमारा थीटा वन का जो एंगल है, ठीक है, थीटा वन, वो हमारा वापस से क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिकली ये लाइन जो है उसे ट्रेस करते करते जो एंगल बनाएगी थीटा वन वाला, वो बनाएगी जीरो। सो थीटा वन इज जीरो एंड थीटा टू इज माइनस 90। अब जरा देखिएगा, ठीक है, अब जरा आप ये देखिएगा तो कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो बी इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस ऑफ थीटा वन क्या है भाई, तो थीटा वन तो आ गया जीरो, और जो थीटा टू है वो है कॉस ऑफ माइनस 90। बाय द वे कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा सेम होता है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस 90 क्या होता है, बेसिकली सिंपली जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, तो हमें जब एक एक्सट्रीम एंड पे लेंगे तो इट विल बिकम हाफ, सॉरी हाँ करेक्ट, हाफ म्यू नॉट एन आई। अच्छा, अब अगर हमने लेफ्ट एक्सट्रीम पे लिया जैसे पिछली बार लिया था, तो सोलेनॉइड इनफाइनाइट है और पॉइंट ऑन दी लेफ्ट है। अगर हमने लेफ्ट में ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस तरीके से सोलेनॉइड होगा, यहाँ से इन्फिनिटी होगा। तो हमारा जो थीटा टू है अब वो जीरो हो जाएगा, थीटा टू जो है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज थीटा टू जो है ये मतलब जो हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट पी, तो इससे ट्रेस करते करते उसको बेसिकली इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। सो थीटा टू जो है वो जीरो है, और थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा वन हमारा 90 होगा, प्लस 90 होगा, थीटा वन इज इक्वल्स टू प्लस 90, ठीक है। तो अब आप वापस देख सकते हैं कि वैल्यू बी इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन आई ही आने वाली है। दैट्स इट। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।